नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम फिर से अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो पाली जिले में संपन्न हुआ है और अब तक हमने जो भी हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन देखा है, उनमें से सबसे स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से बनाया गया, क्वेश्चनों का लेवल भी इसमें सबसे अच्छा अभी तक हमने देखा है। इस पेपर का आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार के वीडियोज़ कंटिन्यू मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं जो कि F अपॉन में Q के इक्वल होती है। तो E का मात्रक वही होगा, E का मात्रक वही होगा जो F बटे में Q का मात्रक होगा। तो F यहाँ पर बल है जिसका मात्रक न्यूटन और Q यहाँ पर आवेश है जिसका मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या। देखिए, किसी साबुन के बुलबुले को चाहे आप ऋणावेश दें चाहे धनावेश दें, तो आवेश देने पर आवेश उसके पृष्ठ पर मौजूद रहेगा और इनके बीच में प्रतिकर्षण बल के कारण से जो बुलबुला है उसकी साइज, उसका आकार बढ़ जाता है। तो ऋणावेश दे दीजिए चाहे धनावेश दे दीजिए, जो बुलबुला है उसे आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमें पूछा है कि विभवांतर V, आवेश Q तथा धारिता C में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V, चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C। तो देखिए, Q बराबर होता है C इंटू V, ये रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पर इनको गौर करके देखिए, Q बराबर C इंटू V नहीं दे रखा है, बट V बराबर Q अपॉन में C जरूर दे रखा है। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें जो चौथा क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 2 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। हमारे पास में 2 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं। तो देखिए, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। हम 2-2 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो 6 माइक्रोफैराड उनकी तुल्य धारिता आ जाएगी। क्लियर? तो ये 6 धारिता आएगी। ब ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें पूछा है, 5वां क्वेश्चन देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 0.5 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान एम्पीयर में कितना होगा। हमारे पास में इस क्वेश्चन में Q का जो मान है वो 10 कूलाम दे रखा है, 10 कूलाम, और समय हमें दे रखा है 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड हमें I पूछा गया है। देखिए विद्यार्थियों, धारा की जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो धारा होती है। तो 10 बट्टे में 0.5, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो एक 0 हम और ऊपर लगा देंगे तो I बराबर हमारे पास में 20 एम्पियर आ जाएगा। तो ये जो पेपर है वो काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार किया गया है, अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। अब देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या पूछा गया है कि ओम के नियमानुसार, देखिए ओम का नियम का यहाँ पर सदिश नियम की बात चल रही है, सदिश रूप की बात चल रही है। धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में क्या संबंध होता है।
तो देखिए धारा घनत्व जे वेक्टर बराबर होता है सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को गौर करके देखिए, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर इसमें सही होने वाला है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 7वें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक आवेशित कण की समान चाल की गति से उत्पन्न होता है। तो देखिए स्थिर आवेश से केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान वेग से गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो और यदि त्वरित गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एक समान चाल से आवेश गति कर रहा है तो उसके जरिए विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। इसमें स ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि लंबे सीधे चालक में स्थिर धारा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B और दूरी के मध्य ग्राफ क्या होगा। तो किसी धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B = μ0/2πr। एम्पीयर के नियम से ये फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो द ऑप्शन है इसमें इसका सही सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें द सही होगा। इस तरीके से व्युत्क्रमानुपातिक रूप से ये जो वैल्यू है वो चेंज होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम कि देखिए अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके साथ में एक कम प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगाना होगा। तो देखिए वोल्ट मीटर का तो जो प्रतिरोध है वो अधिक रखना है, इसलिए कम प्रतिरोध वाला तो काम ही नहीं है। कम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में ये भी नहीं होगा। फिर एक बड़े प्रतिरोध को समांतर क्रम में, तो देखिए यहाँ पर धारा मापी के श्रेणी क्रम में हम एक बड़ा प्रतिरोध संयोजित करते हैं जिससे वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें द ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है लेंज का नियम जिस भौतिक राशि के संरक्षण नियम पर आधारित होता है तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। इसमें द सही होगा। फिर हम और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि फाई बराबर 10t² - 50t + 250 तो t बराबर 3 पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखिए इसमें जो वैल्यू हमें दे रखी है वो मैं आपके सामने ही पुट कर लेता हूं कि हमें ये फाई का मान दे रखा है 10t² - 50t + 250। हमें t बराबर 3 सेकंड पर विद्युत वाहक बल पूछा है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। E बराबर होता है माइनस में n d∅b/dt के इक्वल, d∅b/dt के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 दे रखी है, n का मान यहाँ पर हमें 1 दे रखा है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि कुंडली से संबंधित हमें तो इसमें फेरों की संख्या नहीं दे रखी है, हम यहाँ पर एक लेकर चलेंगे। देन यहाँ पर देखिए E बराबर माइनस में 1 d∅b/dt, यहाँ से फाई की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 10t² - 50t + 250 E बराबर माइनस, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10t² का करेंगे तो 2t, फिर माइनस में 50 t का करेंगे तो 1, 250 का हो जाएगा 0। तो E बराबर हमारे पास में आ गया माइनस में 20t - 50। हमें t बराबर 3 सेकंड पर फाइंड आउट करना है। तो t बराबर हम 3 सेकंड यहाँ पर पुट कर देंगे, 20 × 3 - 50। देन E बराबर हमारे पास में आ गया 60 - 50, तो आ गया माइनस में 10 वोल्ट।
माइनस में 10 वोल्ट हमें प्राप्त होने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, माइनस में 10 वोल्ट, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अंतिम इसका जो 12वां क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि भंवर धाराओं का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं होता है। तो देखिए, चल कुंडली धारा मापी में अवमंदन के रूप में होता है, रेलगाड़ियों में ब्रेक लगाने में इसका प्रयोग होता है, प्रेरण मोटर में इसका उपयोग होता है, इसके साथ में डायनेमो में इसका उपयोग नहीं होता। तो इसमें आएगा डायनेमो, डायनेमो में इसका उपयोग यूज नहीं होता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अंतिम जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, आभासी बनता है। तो देखिए, आभासी और उल्टा प्राप्त होता है, आभासी होता है और उल्टा होता है। तो इसमें ब ऑप्शन होगा। फिर देखिए, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण अभिलंबवत आपतित होती है, अर्थात ऐसे यदि कोई पृष्ठ है तो इसके ऊपर इस तरीके से आपतित होती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखो, यहाँ से ही होकर अभिलंब गुजरता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो आपतन कोण होता है वो 0, देन परावर्तन कोण भी 0 होगा। इसमें स ऑप्शन सही होने वाला है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई दो विशेषताएं लिखिए। हमें इनकी कोई दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। तो देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये खुले वक्र के रूप में होती है, खुले वक्र के रूप में होती है, खुले वक्र के रूप में होती है। दूसरा, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर, रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है। क्या ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो देखिए, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमें पूछा है एक भौतिक राशि जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। तो जूल कार्य का मात्रक होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो कार्य बट्टे में आवेश विभव के बराबर होता है, कार्य बट्टे में आवेश विभव के बराबर होगा, और विभव एक अदिश राशि है। तो उस भौतिक राशि का नाम तो है विद्युत विभव, और यह है एक अदिश राशि होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफेरड है, संयोजनों से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम धारिताओं का मान क्या होगा। 3 संधारित्र दे रखा है, तो तीनों की जो धारिताएं हैं वो 6 माइक्रोफेरड हैं। तो देखिए, जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम धारिता हमें प्राप्त होने वाली है, C मैक्सिमम बराबर होगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से 6 प्लस 6 प्लस 6 18 माइक्रोफेरड प्राप्त हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम धारिता की। तो न्यूनतम धारिता के लिए इन्हें हम समान श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो C मिनिमम बराबर आ जाएगा 1/C प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यहाँ से 6 इसका एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1/में C मिनिमम बराबर आ गया 3/6, 1/2 C मिनिमम हमारे पास में आ गया है 2 माइक्रोफेरड। हमें क्या पूछा है,
अधिकतम और न्यूनतम धारिताओं का मान क्या होगा, जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी पेपरों में पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। किसी धनावेश के कारण से समविभव पृष्ठ का चित्र हमें खींचना है। यहाँ पर देखिए, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की परिभाषा देनी है और एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको ड्रॉ करना है। तो देखिए, सबसे पहले समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान रहता है, विभव का मान एक समान रहता है, एक समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। आगे हमें पूछा है बिंदु धनात्मक आवेश के कारण से। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव होता है वो KQ अपॉन में R के इक्वल होता है। तो देखिए, इस बिंदु आवेश के कारण से जो समविभव पृष्ठ हैं वो गोलाकार समविभव पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इस तरीके से बिंदु आवेश है वो एक गोलाकार समविभव पृष्ठ का निर्माण करते हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस बिंदु आवेश से इस प्रकार से बाहर निकलती हैं। ये हमारे पास में एक समविभव पृष्ठ हैं, ये भी हमारे पास में एक समविभव पृष्ठ हैं। ये यहाँ पर बिंदु आवेश रखा हुआ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमें अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विभवमापी द्वारा लेक्लांसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। तो हमें एक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका परिपथ चित्र का निर्माण यहाँ पर करना है। तो देखिए, इसके लिए आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर ये ले रहे हैं एक विभवमापी AC और इस AC से हम एक प्राथमिक परिपथ संयोजित कर देंगे। इस प्राथमिक परिपथ के अंदर हम एक सेल का प्रयोग करेंगे, एक कुंजी का प्रयोग करेंगे, साथ में एक धारा नियंत्रक भी यहाँ पर संयोजित करने वाले हैं। तो ये हमारे पास में है एक सेल जिसको हम EP से पुट कर रहे हैं, एक यहाँ पर कुंजी K1, ये है धारा नियंत्रक RH और ये जो AC है ये है धारा मापी, सॉरी विभव मापी तार, जो कि 10 मीटर का होता है सामान्यतः। क्लियर। अब इसके ए सिरे से ही यहाँ पर हम जोड़ देंगे एक लेक्लांसी सेल जो कि प्राथमिक सेल होता है। इसका विद्युत वाहक बल हम ले लेते हैं E के इक्वल। तो ये जो E है वो है लेक्लांसी सेल जो कि प्राथमिक सेल होता है। क्लियर। फिर यहाँ पर आप इसके समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और जोड़ देंगे, साथ में यहाँ पर हम एक अन्य कुंजी जोड़ देंगे K2 और इसके ऋणावेशी सिरे से इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके ऋणावेशी सिरे से ही हम एक धारा मापी जोड़ेंगे और उससे हम एक विसर्पी कुंजी J संयोजित कर देंगे। जब इस कुंजी K2 को खुला रखा जाता है तब संतुलित लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे कि जो संतुलित लंबाई है तब तो है L1, और जब हम K2 को लगाकर संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं तब संतुलित लंबाई होती है L2। तो किसी विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का परिपथ चित्र इस प्रकार से होता है। तो ये था हमारा 19वां क्वेश्चन। अब देखिए 20वें क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग देख लीजिए, हमें पूछा है एक कार्बन प्रतिरोध और उस कार्बन प्रतिरोध पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय व चतुर्थ रंग वलय है वो लाल रंग की है, भूरे, पीले और सुनहरे रंग की है। तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी? देखिए कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक तरीका यूज में लेंगे बीबी रॉय वाला। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड
वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो यहाँ से हम पहला कलर देख लेते हैं, लाल कलर है रेड, जिसका जो अंक है वो 2 होगा। देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहला कलर लाल रंग है, तो प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो पहला जो अंक है वो 2 आ जाएगा। फिर भूरा रंग है, तो देखिए भूरे के लिए ब्राउन 1 आ जाएगा। फिर इनटू में गुणक, यहाँ पर पीला रंग है तो येलो की स्थिति में 4, तो ये 10 की घात 4 आ जाएगा। येलो के अकॉर्डिंग 10 की घात 4 ये इसका गुणक होता है। तो ये तो यहाँ पर तो है अंक, सार्थक अंक, और ये है गुणक। फिर प्लस माइनस, यहाँ पर सुनहरा दे रखा है, तो सुनहरे के लिए 10 की घात, सुनहरे के लिए हमारे पास में आता है 5%। सुनहरे के लिए 5% होगा। क्लियर? इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर ओम लगा देंगे, तो ये हमारे पास में आ गई इस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार कुंडली से बहने वाली धारा को दुगुनी और उसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन आएगा? तो देखिए कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है μ0 n I अपॉन में 2r होता है। 2r, r यहाँ पर जो कुंडली है उसकी रेडियस होती है। अब हमारे को कहा गया है कि जो धारा है वो पहले वाली धारा की दुगुनी और जो त्रिज्या है वो पहले वाली त्रिज्या की आधी कर दी जाती है। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो नया चुंबकीय क्षेत्र है क्या होगा? बी डैश बराबर क्या होगा? तो बी डैश बराबर हमारे पास में μ0 I डैश अपॉन में 2r डैश आएगा। तो बी डैश इक्वल टू μ0 2i बट्टे में 2r डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है r/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुणा में μ0 I अपॉन में 2r आ जाएगा। तो पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र का ये 4 गुणा हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो देखिए बायो सावर्ट का नियम किसी धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है। देखिए कि ये हमारे पास में कोई वायर है जिसमें से कैपिटल I धारा बह रही है। इस पर हमने एक छोटा सा लंबाई का एक टुकड़ा ले लिया है जिसकी लंबाई है dl। इस dl से स्मॉल r दूरी और थीटा कोण पर एक पॉइंट P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, बायो सावर्ट ये कहता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश में से बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती तथा अल्पांश से और अभिष्ट बिंदु के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती, अल्पांश से अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो dB समानुपाती आ जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट k पुट कर देंगे। उस कांस्टेंट k की वैल्यू μ0/4π के इक्वल होती है। तो dB बराबर हमारे को मिल चुका है μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बायो सावर्ट का नियम है। फिर हम बात करते हैं एम्पियर के नियम की। तो देखिए एम्पियर का नियम किसी बंद वक्र के लिए लागू होता है। एम्पियर का नियम क्या कहता है कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धाराओं का μ0 गुणा होता है। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, बंद वक्र से संबंधित, बंद वक्र से संबंधित, बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन
बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। म्यू जीरो गुणा होता है। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का बंद समाकलन बराबर म्यू जीरो इंटू समेशन आई। ये इसका गणितीय रूप हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23वां क्वेश्चन देखिए कि एक धातु का सिक्का और एक अधातु का सिक्का एक ही ऊंचाई से पृथ्वी तल के समीप छोड़े गए हैं, कौन सा पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा? तो देखिए इसमें अधातु सिक्का पहले पहुंचेगा, अधातु का सिक्का पहले पहुंचने वाला है। अब इसका रीजन आप लोग समझ लीजिए, ऐसा क्यों? हमारे पास में यहाँ पर दो सिक्के हैं, एक जो सिक्का है वो धातु का बना हुआ है, दूसरा जो सिक्का है वो अधातु का बना है। देखिए जब ये नीचे गिरेंगे तो ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी यहाँ से गुजर रही है, तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से भी गुजरेगी और इनमें से गुजरेगी तो धातु के अंदर, इसमें धातु वाले जो सिक्का है उसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है और भंवर धाराएं क्या करती है? उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। तो ये गति का विरोध करती है, गति का विरोध करेगी और गति का विरोध करेगी तो ये अधातु की तुलना में गति का, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पहले पहुंच जाएगा और ये भंवर धाराएं इसमें उत्पन्न होने के कारण से इसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, गति का विरोध होगा तो ये थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। तो अधातु का सिक्का पहले पहुंचेगा, धातु वाला सिक्का बाद में पहुंचेगा, ये बाद में और ये पहुंचेगा पहले। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो देखिए फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ हैं वो दो नियम हैं, और क्या क्या नियम हैं? देखिए पहला नियम तो ये कहता है कि किसी कुंडली से जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता। पहला नियम तो यही है। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि इस उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हीटस्टोन सेतु की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आवश्यक चित्र बनाकर समझाइए। तो इस जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हीटस्टोन सेतु का संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा। 26वां जो क्वेश्चन है उसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्यप्रणाली पूछी है। इसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। 27वें क्वेश्चन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र मात्रक पूछा है और इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अंतिम जो क्वेश्चन है वो गाउस के नियम पर आधारित है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ई और आर के मध्य वक्र भी खींचिए। तो विद्यार्थियों ये था पाली जिले में हाफ ईयरली का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। अब विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि आप यदि कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे साथ में अवश्य जुड़े रहिए। हम आपके लिए अगले कुछ दिनों में
ऑब्जेक्टिव टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप्स की कुछ वीडियोज लेकर आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि उनमें से 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ जाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।